क्योंकि जो इंडस्ट्री का चैलेंज है वही बच्चों का चैलेंज है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए इन्हीं की ज़रूरत है ना। तो अगेन हम वहीं पे आ जाते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे। यही जो गैप है ना, इसी गैप को भरना मेरा काम है, मेरा सपना यही है। मैं छत्तीसगढ़ में देखो अडॉप्ट करने के बाद भी एक प्रोसेस बच जाता है एग्जीक्यूशन का, और ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है। एग्जीक्यूशन हर लेवल पे मुश्किल होता है, चाहे आप हायर अथॉरिटीज़ में जाओ, लोअर अथॉरिटीज़ में जाओ, एक स्टूडेंट के लेवल पे जाएंगे या एक कॉलेज के लेवल पे जाएंगे, एग्जीक्यूशन सबसे टफ है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप होना ना अपने आप में बहुत बड़ा है, अपने आप में चैलेंज है। आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलना ही यहाँ पे चैलेंज है। लोग यहीं से मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनना भी चाहते हैं। सो गाइस, वेलकम टू बेरोज टॉक्स। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एडटेक के बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं भिलाई में, और ये बहुतों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, और खासकर स्टूडेंट। और आज जो इनके साथ बात करने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, करियर के रिलेटेड या फिर आपके पर्सनल लाइफ में। सो हेल्प मी टू वेलकम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीटकोड मिस्टर संजीव शर्मा सर। सो सर, थैंक यू सो मच सर। टू बेरोज टॉक्स। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये कि बहुत से लोग ये नहीं पता है कि एडटेक क्या है, मतलब क्या है, मतलब उनको एक अगर आप एक बता सके एडटेक क्या है। सर मैं तो लोगों से कहूँगा एडटेक बहुत ही सिंपल है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। कि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, वो एडटेक के फील्ड में आता है। तो हमारा काम यही है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही है उनसे हम लोगों को अवेयर करें, उस पर हम ट्रेनिंग दें, कोर्सेज हम उस पर रन करते हैं, ताकि जो स्किल्स नीडेड हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो मार्केट में आ पाए। मतलब अगर बोला जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एडटेक है। तो मैं भी कहीं ना कहीं इसमें काम करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी। मैं भी लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं भी उनको बताता हूँ, एक ये भी मेरा सेगमेंट है, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल है। और आप भी छत्तीसगढ़ में इस एडटेक में काम कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ को एक एडटेक के फील्ड में, या क्या है वो ऐसा चीज़ जो आपको अभी भी यहाँ पे रोक के रखा हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ में आईटी अभी चालू हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में अभी एनईपी आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ है कि उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज को भी लॉन्च किया है, और उस पर भी उन्होंने कॉन्सेप्चुअल चालू किया है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं। बट हुआ ये है कि देखिए, अर्ली अडॉप्टर कौन आते हैं टेक्नोलॉजीज़ में? इंडस्ट्री होती है। कोई कंपनी जो छत्तीसगढ़ में अगर आईटी रन कर रही है, आईटी सर्विसेज दे रही है, उसको जल्द से जल्द नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके क्लाइंट बाहर से हैं, वो पुराने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अगर यहाँ से एक लेबर फोर्स चाहिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है अगर उनको छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में उस लेवल का एजुकेशन चाहिए। और प्रॉब्लम यहीं आती है क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ बाहर आती है, बाहर बनती है फॉरेन्स में, फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है, और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो सर्विस या काम जो मिलता है उनको सबसे ज़्यादा वो मिलता है फॉरेन से। अब जब वो फॉरेन के क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी भी वहाँ की उनको यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस नहीं है, उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं है, तो वर्क फोर्स नहीं मिलता। तो चैलेंजेस इंडस्ट्री के लिए पहले आती है, और उसके बाद यही चैलेंज उन लोग पास आउट करते हैं कॉलेज लेवल में बच्चों के तक, क्योंकि जो इंडस्ट्री का चैलेंज है वही बच्चों का चैलेंज है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए इन्हीं की ज़रूरत है ना। तो अगेन हम वहीं पे आ जाते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे, तो जिसकी ज़रूरत है। तो मतलब एक जैसे आप बोले कि अब उनको ज़रूरत है, जैसे इंडस्ट्री है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, सब उनको ज़रूरत है। अब उनको भी एक चाहिए कि बिजनेस उनका भी है, उनको भी चाहिए कि एक मेरा बिजनेस अच्छे तरीके से रन होना चाहिए, और हर कोई चाहता है कि एक परफेक्ट मैच हो मेरे पास। और कहीं ना कहीं यही मैच नहीं मिल पाता है करके यहाँ की जो कंपनीज है उनको भी बाहर के क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, या बाहर से उनको हायरिंग करनी पड़ती है। और यही सबसे बड़ा मेरे को लगता है यहाँ पे दिक्कत है। बिल्कुल, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे यही जो गैप है ना, इसी गैप को भरना मेरा काम है, मेरा सपना यही है। मैं छत्तीसगढ़ में इसलिए, जैसे आपने पूछा था कि आप छत्तीसगढ़ में ही क्यों हैं या छत्तीसगढ़ से ही अपन क्या उम्मीद रखते हैं,
तो मुझे ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा नहीं सर 2 से 3 साल भी इस पे वर्क करें तो ये छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे लेवल पे हम आ सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आने लग गई हैं अच्छे लेवल पे। अब आईटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे भी शुरू हो गई हैं, आईटी सर्विसेज चालू हो गए हैं। बट अगेन प्रॉब्लम उनको सिर्फ एक ही आ रही है कि उनको हायरिंग्स बाहर से करनी पड़ रही है। और चूँकि आप समझिए अगर कोई बाहर से यहाँ किसी को हम ला रहे हैं जॉब के लिए, तो एज़ कम्पेयर लोकल्स उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर कोई दिल्ली से यहाँ आता है तो उसको दिल्ली में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, वो यहाँ आएगा तो उसका ये समझिए कि वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा उम्मीद करेगा पे आउट। और ये चीज़ छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक माइनस पॉइंट ये होती है कि उनको जो यहाँ पे आउट मिलता, जब वो बाहर जाते तो उनको कम मिलता है। आप समझिए जैसे अगर मैं टायर 3 या टायर 4 सिटीज़ में हम हैं, दुर्ग में है, रायपुर में है, यहाँ पे अगर उनको 30,000 भी मिलता है स्टार्टिंग में, तो अगर वो यहाँ से अपने घर से जॉब करते हैं तो उनके लिए एक सफिशिएंट है, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। बट जब वो यही चीज़ दिल्ली जाते हैं और आप सपोज करिए 45,000 50,000 में मिलता है, तो भी वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। तो यहाँ से तो उनके लिए 2 चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो उनको बाहर रहना पड़ रहा है, फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, उसके बाद स्टैंडर्ड लिविंग वो मेंटेन भी उतना नहीं कर सक रहे हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट फिर वो कंपनीज़ के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि उनको बाहर से लाना पड़ रहा है, तो उनके लिए वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा उनको पे आउट करना पड़ रहा है, नखरे झेल रहे हैं बाहर के बच्चों के, क्योंकि वो आए हैं तो वो जब जाएंगे तो छुट्टियाँ ज़्यादा लेंगे और थोड़े समय तो उनका काम, हाँ, वो 1-2 दिन की छुट्टी तो नहीं ले सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत बड़ी नहीं है। 2 से 3 साल की मेहनत अगर हम करते हैं, सब एक माहौल बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो भिलाई या छत्तीसगढ़ मैं मानता हूँ एक एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है और बहुत जल्दी ये अपना नाम बनाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं। और आप लोग तो काम यहाँ पे कर ही रहे हो, तो जो बचा कुछ डाउट है वो भी हम दूर कर देंगे, बिल्कुल आप लोग पूरा कर दोगे, इसमें मेरे को भरोसा है। सो अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे हमको काम करना है, उसको जल्दी अडॉप्ट करना है, बट चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस मैं मानता हूँ 2 लेवल पे। पहला इंडस्ट्री लेवल कि इंडस्ट्रीज़ को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है वो कंफर्म है, बट करनी है तो उसको वो कैसे एग्जीक्यूट करें। अगर उन्होंने कोई नया सॉफ्टवेयर या नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, उनको अडॉप्ट करने के लिए क्या चाहिए? उनको अडॉप्ट करने के लिए चाहिए एम्प्लॉइज़। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीद भी लिया फॉरेन से, उसको चलाना है, तो अगेन उसको चलाने के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए और वो यहाँ है नहीं। तो पहला चैलेंज यहाँ से आ जाता है कि इंडस्ट्री लेवल पे चैलेंज है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री अडॉप्ट करती है तो उसको उसके रिगार्डिंग एक एम्प्लॉय या एक स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए होता है। और सेकंड फिर वही जो चैलेंज उनका है वो उठकर आता है नीचे लेवल पे, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक, क्योंकि जब वो डिमांड करते हैं, जब अगर इंडस्ट्री में डिमांड आया है नई टेक्नोलॉजी का, तो वो सर्च करेंगे कॉलेजेस में कि क्या ऐसा कोई स्किल इन लोग सीख रहे हैं, वो बच्चे सीख रहे हैं क्या, मैं उनसे ले लूँगा। बट होता यही है कि हमारे यहाँ तो 10 साल पुराना सिलेबस है, वो अपडेट ही 10 साल में हो रहा है। तो बच्चे तो जो पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट से आउट ऑफ डेट है, तो उनके लिए तो बच्चों के लिए अब यहाँ देखिए पहला चैलेंज हो गया इंडस्ट्री का। अब बच्चों का चैलेंज में आ गए। बच्चों का चैलेंज ये है कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो 5 साल 10 साल पुराने सिलेबस हैं, वो अपडेटेड नहीं है। वो अपडेट होना भी चाहते हैं तो उनके हाथ में नहीं है। तो अब यहाँ से क्या हो जाता है कि गैप बनता है इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट्स के बीच में, और ये गैप बढ़ता जाता है क्योंकि जब तक बच्चे अपडेट होते हैं तब तक इंडस्ट्रीज 4 गुना आगे निकल जाती है और ये गैप बढ़ता जाता है। तो बच्चों को हमको ये करना है कि हम एक स्टेप आगे चलें और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में हम उसको जल्दी अडॉप्ट करें और एटलीस्ट कुछ हद तक हम इसको ना अप्लाई कर पाएँ इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम ऐसा करते हैं, एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर एक ही स्टेप की बात है, वो एक स्टेप कोई भी एक जनरेशन लेगी। और जो भी एक मैं मानता हूँ जैसे अभी अगर आज के डेट में 2023 में है, इस बैच में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर वो ये स्टेप उठा लेते हैं कि नहीं सर हमको जो मार्केट में टेक्नोलॉजी उस पर हमको बढ़ना है, तो वो अगर वो उठा लेते तो मैं कंफर्म हूँ कि उनके नीचे जो जूनियर्स होंगे ना, उनको समझाना नहीं पड़ेगा, उनको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता रहेगा, उनके सामने एग्जाम्पल रहेगा कि हाँ मेरे सीनियर्स गए थे और वो अभी कहाँ हैं, और हमको कंफर्म है कि वो कहाँ जाएंगे, वो किस लेवल तक जा सकते हैं, मार्केट में डिमांड क्या है ना।
हमारे पास देखिए इंडिया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला देश है। ये वो देश है जहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा टेक कंपनी भी अपना सीईओ लेके गया है। तो हाँ, लेकिन प्रॉब्लम से यही आती है, अच्छा क्या होता है, वो सीईओ जो लेके गया है ना, वो इंडिया से नहीं पढ़ा ना, अगेन वो इंडिया में बेस बनाया, बट हायर के लिए तो वो गए बाहर से ही, तो इसलिए वो वहाँ है। दिमाग सारा यहाँ का है, हाँ, ब्रेन सारा यहाँ हाँ, का, बस यूज बिल्कुल कोई और कर रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एजुकेशन हब है, बट जो गैप हम महसूस कर रहे थे काफ़ी दिनों से, हम उस गैप को भरना चाह रहे हैं। तो यहाँ जैसे एक चैलेंज है ये, तो चलो एक हो गया इंडस्ट्री के लेवल पे अपन बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे कॉलेज और एक इंडस्ट्री और बच्चों के बीच में एक गैप बढ़ रहा है, और इसे कहीं ना कहीं एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला था यूनिवर्सिटीज़ का है, वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद उनको नहीं पता, क्योंकि मैं खुद अभी जाता हूँ ट्रेनिंग वगैरह में, हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी देखता हूँ कि जो हायर अथॉरिटी में है उनको भी नहीं पता है, उनका भी एक बेसिक सा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप सुन के बोलोगे क्या है, मतलब ये अभी भी वहीं के वहीं अटके हैं, मतलब उनको वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे और वो कैसे ही नया चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो अपने डे टू डे जो उनका क्या बोल सकते हैं ऑपरेशंस है, प्रोसेस है, जो वो पूरा मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहीं पे लगे हुए हैं, रिजल्ट आ रहा है, फिर उसका उनको कोई है ही नहीं कि अब आगे क्या है। जैसे ब्लॉकचेन आ रहा है ना, और जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे चीज नए नए चीज जो अभी भी स्कोप में और आगे और ज्यादा स्कोप में आएंगे, बिल्कुल, और इन चीजों को ऐड करना चाहिए अभी से, बिल्कुल, तो वो जो गैप है वो कम होगा। तो जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उसी हिसाब से उनको भी सोचना चाहिए, बिल्कुल। अगर ये सोचेंगे तभी एक अच्छा चीज यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, टीचर्स को भी ना इतना यूज़ कर दिया जाता है कि उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वो बच्चों के लिए कुछ नया सोच पाए। इसलिए मैं टीचर्स पे भी मैं कभी ये नहीं करता कि उनकी गलती है। हायर अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि टीचर्स को वो पूरा समय दिया जाए कि बच्चों के ग्रोइंग पे वो अपना ध्यान दे पाएँ, उनको क्या नया दे सकते हैं, और उनको मैं कहूँगा कि कुछ नए टेक्नोलॉजीज तो पहले उनको अडॉप्ट करनी चाहिए अपने लिए, नए एम्प्लॉयज़ उनको रखने चाहिए जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, जो नए नए चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हों और उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएँ। देखो अडॉप्ट करने के बाद भी एक प्रोसेस बच जाता है एग्जीक्यूशन का, और ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है। एग्जीक्यूशन हर लेवल पे मुश्किल होता है, चाहे आप हायर अथॉरिटीज़ में जाओ, लोअर अथॉरिटीज़ में जाओ, एक स्टूडेंट के लेवल पे जाएंगे या एक कॉलेज के लेवल पे जाएंगे, एग्जीक्यूशन सबसे टफ है, क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट है कि अगर किसी ने सही कर लिया है तो वो सक्सेस है। तो आज ही मैं ये चीज़ देखा भी एग्जीक्यूशन का, मतलब मैं अपने एक फ्रेंड से कॉल में बात कर रहा था, उसके पास एक बहुत अच्छे स्टार्टअप का आइडिया था, वो मतलब एक घर का खाना इस टाइप का। अब उसे क्या ना, जोमेटो स्विगी बहुत ज़्यादा अपना चार्जेस लेते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं, और उसके बाद खाना भी वही आ रहा है जो रेस्टोरेंट से आ रहा है। तो उसका था कि मैं भी यही चीज़ करूँगा, लेकिन जो एक हाउस वाइफ्स है वो घर में खाना बनाएंगी और उनका खाना को हम जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको डिलीवर कर सकती है। तो एक काइंड ऑफ हम हाउस वाइफ्स को भी एक इंडिपेंडेंट बना दें, उनको अपने हस्बैंड के ऊपर या डिपेंड ना होना पड़े। तो मैं भी उसको ये चीज़ बोला, आइडिया सबके पास, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन अगर आप अच्छे से कर लिए तो सारा काम हो जाएगा। और इसलिए मैं सोचूं सबसे पहले रिसर्च, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, और उसके बाद हायर। बिल्कुल। अब वो मैंने ये गलती की, वो हायर के बारे में पहले सोच रहा था कि कौन मेरे साथ जुड़ेगा, शुरू में कोई नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल, आपको एग्जीक्यूशन में ही सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आइडिया सबके पास है, कोई भी दे सकता है। दुनिया में ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सक्सेस होने के बाद ही आपको लोग पहचानते हैं, उसके पहले किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, और कोई आपके साथ जुड़ना भी नहीं चाहता। वो कहते हैं ना कि लाखों रुपए जब जेब में होते तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। बात सही है। तो ये सच्चाई है जीवन की, हमको इसको समझना है। और अब स्टूडेंट्स के साथ मैं ये चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन, अभी हमको जितने भी लोग देख रहे होंगे उनमें ऐसे मैं मानता हूँ 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ अलग सोचा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बट मैं ये भी बोलता हूँ 90% लोगों में ना 2% ऐसे होंगे जो कर पाएंगे, बाकी 88% ये सोचेंगे कि यार ये नहीं होगा, और ये यहीं से ख़त्म हो जाता है टोटली। तो वो 2% ही फिर सक्सेस होता है, और हम कहते हैं कि सक्सेस रेट 2%, क्योंकि एग्जीक्यूशन रेट ही 2% है। एग्जीक्यूशन रेट जितना होगा उतना ही सक्सेस रेट है। हम लोग मानते हैं कि चाइना, जापान टेक्नोलॉजी में आगे है,
होता यह है कि जब वहाँ का कोई स्टूडेंट एक आइडिया जनरेट करता है तो उस आइडिया को वहाँ पे फंड देने वाले बहुत हैं, तो जब फंड मिलता है तो एग्जीक्यूट हो जाता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप आइडिया लाए, फंड भी आप लाओ, एग्जीक्यूट भी आप ही करो, और सक्सेस हो गया तो ठीक है, फेलियर हो गया तो गाली सब देंगे। तो जब आपने अब तक कोई उसमें सहयोग नहीं किया है, किसी को न फंड दिया, आपने सपोर्ट नहीं किया है, तो आप गाली भी क्यों देते हो? तो यहाँ के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो टांग जरूर खींचते हैं। वो टांग खींचेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। कुएं के वो मेढक में जो होता है ना, वो प्रॉब्लम आज भी इंडिया में है कि कोई कुछ नया करना चाहता है तो सबसे पहले तो आप वैसे ही उसको डिमोटिवेट करते हैं कि ये तो होगा नहीं, और इन केस वो करने आगे बढ़ भी जाए तो आप उसका सपोर्ट कहीं नहीं कर रहे हैं। अगर वो फेल हो गया तो आप उसकी टांग जरूर खींच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, आप ये नहीं कि यार फेल हो गया तो फिर से एक ट्राई कर लो, अब हम आपके साथ आते हैं, ऐसा माहौल नहीं है। वो तो सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अकेले लड़ाई लड़नी है। तो मैं ये मानता हूँ यहाँ जो 2% सक्सेस है ना, उनका हमको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल से वो वहाँ तक पहुँचे, वो एक स्टेप उठाना, हाँ, और उस पर अड़े रहना वो सबसे मुश्किल काम है सर। इंडिया में मैं मानता हूँ कि ना एंटरप्रेन्योरशिप होना ना अपने आप में बहुत बड़ा है, अपने आप में चैलेंज है। आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलना ही यहाँ पे चैलेंज है। लोग यहीं से मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनना भी चाहते हैं। वो एंटरप्रेन्योर क्या होता है हमारे यहाँ ना, जो पिछली पीढ़ी है ना, पुरानी पीढ़ी है, उनका एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि दुकानदारी करने वाला। ये वहाँ तक लेवल नहीं है। दुकानदारी या शॉपकीपर बनना कोई बिजनेस नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि आपने अपने लिए एक ऐसा बिजनेस बना लिया, एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लिया कि आपका और आपका घर चल रहा है। हाँ, बट एक जब आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उस पर मैं मानता हूँ कि उस पर सपोर्ट होना ज़रूरी है। वो फैमिली का हो, दोस्तों का हो, माहौल इन्वायरमेंट वैसा बनाए, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। अगर आइडिया अच्छा है तो गवर्नमेंट से फंड आने चाहिए, नहीं आते एटलीस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज तो सपोर्ट करे। बट किसी लेवल पे सपोर्ट अगर नहीं बचे तो बच्चा क्या करेगा? फिर वो अपने सपने तोड़ता है और जॉब सर्च करने निकल जाता है। वहीं पे ही उसको अपना दिखता है। बिल्कुल, देखिए आईटी में अगर 100 बच्चे पास आउट होते हैं छत्तीसगढ़ से ना, तो 80 to 90 मैं बोलता हूँ रेशियो जो बाहर जाते हैं जॉब करने। और वो जो 10 रुकते हैं ना, वो उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है। अदरवाइज वो फैमिली प्रॉब्लम होगी, पर्सनल प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। बट हाँ, वरना वो 100% बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आउट नहीं मिल रहा है या फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ना। तो ये दोनों तरफ से चैलेंजेस हैं कि जहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या तो वो अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं दे पा रही हैं, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्किल अच्छे नहीं दे पा रहे हैं। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि हम कहाँ पे अभी पीछे हैं और उसको फिर गैप फिल करते हैं। तो फिर जैसे कि ये तो सारा चलो इंडस्ट्री से रिलेटेड सारा बात हो गया। अब चैलेंजेस में एक होता है इंडिविजुअल के लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे, एक स्टूडेंट के लेवल पे। तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस है, वो क्यों उनको वो चैलेंजेस फेस करना भी पड़ता है, या उनके लिए क्यों चैलेंजेस आते भी हैं, उनके लिए स्मूथनेस क्यों नहीं है वहाँ पे? एज अ स्टूडेंट लाइफ जब हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे चैलेंजेस बहुत हटके हो जाते हैं। यहाँ तक हम जो थे वो एक लेवल का चैलेंज था कि उसमें आप टेक्नोलॉजी अपडाउट नहीं कर रहे हैं या सरकार की कुछ हम गलतियाँ निकाल सकते हैं। बट पर्सनल लेवल पे भी कुछ बहुत सारी गलतियाँ होती है, चैलेंजेस बनते हैं, बनाए जाते हैं। एक्चुअली होता यह है कि बच्चे आज कंफर्टेबल जोन में बैठ गए, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ में मिल जाए। मैं आपको ये बताता हूँ, आउट ऑफ 100% 99% कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो अपने प्रैक्टिकल्स को, अपने प्रोजेक्ट को एक्चुअल में बना के सबमिट करता है। ये सब जानते हैं, उनके फैकल्टीज भी जानते हैं, HODs जानते हैं, सब जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि कॉपी कहाँ से करना है। मे बी वो फैकल्टीज उसमें हेल्प भी करते हैं कि कॉपी कहाँ से करना है। तो फिर आप बताओ ये चैलेंज कहाँ है? ये तो चैलेंज बनाया जा रहा है। उस स्टूडेंट को पता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए है, मुझे इस पे काम करना है, 1-1.5 महीने की बात है, कुछ नया बनाने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? सर कुछ कॉपी दे दीजिए, क्या बनाना है मुझे नहीं पता। हाँ, और हेल्प किस में मांग रहे हैं? वो कॉपी करने में। वो इसमें हेल्प नहीं मांग रहे कि सर मैंने ये सोचा है अपन इस प्रोजेक्ट को करते हैं। तो टीचर भी क्या करेगा? ठीक है भाई कॉपी कर लो। तो प्रॉब्लम हम बना रहे हैं, हमने अपने आप को कंफर्ट लेवल जोन में इतना ज़्यादा डाल दिया है कि हम कुछ भी नहीं। एक छोटे लेवल पे, कॉलेज लेवल पे क्या चैलेंज होगा? एक प्रोजेक्ट बनाना है, 1-1.5 महीने का, आपको 1-1.5 महीने समय मिल रहा है, एक छोटा सा कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा रहे हो, कुछ नया आइडिया इंटरनेट पे ही सर्च कर लो, आपके दिमाग में अगर नहीं आ रहा, और उसको एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। ये छोटा सा एग्जीक्यूशन पार्ट हम नहीं करते, और यहाँ से हमारा ना वो कंफर्टेबल जोन बड़ा हो जाता है, वो और बड़ा हो जाता है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक छोटे से प्रोजेक्ट को जो कॉलेज लेवल पे, जिस पे आपको हेल्प भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हमने उसको नहीं किया।
अब आप समझिए, जब रियल लाइफ में आप उतरते हैं, किसी कंपनी में आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, आप कहाँ से करेंगे? आपने तो अपने कॉलेज लेवल में नहीं किया है, और आप मजबूरी में करना भी चाहेंगे तो आपसे हाँ, तो फिर आपसे नहीं होने वाला है, और आपसे अच्छे लेवल फिर हो सकता है कोई और हो, आपका चांस तो गया। तो ये बना ही क्यों था सिलेबस में? ये सिस्टम इसलिए डाला गया था ना कि बच्चों को वो रियल लाइफ में एक प्रोजेक्ट करने का एक्सपीरियंस मिले, ताकि वो एक्चुअली में अगर कहीं जाते हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट उनको मिलता है तो वो उसको परफॉर्म कर पाए। बट बच्चे तो वहीं से अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं और वो अब बड़ा करते जा रहे हैं कंफर्टेबल जोन को। इसका ये भी है, जितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन के साथ रहोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी आप बोले प्रोजेक्ट से हुआ, प्रोजेक्ट से चालू हुआ, आप प्रोजेक्ट नहीं किया, फैकल्टी का हेल्प लिया, कॉपी कर लिए, बिल्कुल, ये बढ़ा। अब इससे क्या हुआ, आप जब प्लेसमेंट में गए तो प्लेसमेंट में आप वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप जब प्लेसमेंट परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो तीसरा आएगा आपके पास कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तीसरा, और जब आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप घर में बैठे रहोगे और वहाँ पे घर वालों को सुनना पड़ेगा। चौथा, और ये चलते चलते आप अब एक बार तो आपको डिमोटिवेट हो गए कि यार मेरे तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, और आप फिर उसके बाद ट्राई भी नहीं करोगे क्योंकि आप तो कंफर्ट जोन में, और उसके चक्कर में आपको 2-3 साल और हो जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर और एक नया चीज आएगा, स्ट्रेस, वो हो गया 5वां। बिल्कुल, और आप उसको बस कैरी ऑन करते जाओ, कंफर्ट जोन को आप कैरी ऑन करते जाओ और कंफर्ट जोन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है ना कि एक समय आएगा कि ना कंफर्ट जोन आपको छोड़ के चला जाएगा कि उसको पता है कि एक समय के बाद आपको निकलना तो पड़ेगा। तो जब समय आता है ना, होता है सबके साथ, सबके लाइफ में ये स्टेज तो आएगा। चाहे हो सकता है आप देखिए क्या होता है, वो कहते हैं ना कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, तो भगवान वो मौका देता है सबको, बट जब वो देखता है कि आप नहीं लिख रहे हो ना, तो फिर वो लिखवाता भी है। होता यह है कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा। आप कितने साल घर में बैठेंगे, 2 साल 3 साल, अगेन फिर आप सर्च करेंगे कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, तब आपको कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, और उस समय जो छोड़ना पड़ेगा ना वो बहुत तकलीफ होगा, बट करना तो पड़ेगा। एक यहाँ पे एक अभी मैं कंफर्ट जोन छोड़ोगे और कॉम्प्रोमाइज को पकड़ोगे। कॉम्प्रोमाइज, हाँ, उसके बाद लाइफ कॉम्प्रोमाइज पे ही चलेगी ना, हर जगह पे, हर जगह पे, सैलरी पे, हाँ, खाने पे, रहने पे, घूमने पे, चलाने पे, हर जगह कॉम्प्रोमाइज। रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज से मिलेगा। वहाँ भी हम देखिए बहुत कड़वी सच्चाई है, जो कमा रहा है उसी का रिस्पेक्ट है। हाँ, नहीं सही भी है, हाँ, हर कोई देखता है, आप भी देखे हो, मैं भी देखा हूँ, और जो देख रहे हैं उनको ही पता, जिसके पास है उसी के पास ही रिस्पेक्ट। बिल्कुल, और एक उसी से जज किया जाता है यहाँ पे हमारे सोसाइटी में खासकर। तो देखिए वो मैंने कहा ना कि भाई जो आज के डेट में हम जिनको देख रहे हैं कि जो सक्सेस हुए हैं, तो वो रातों रात ऐसा तो नहीं हवे में, उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए और उस लेवल पे गए कि जहाँ से उनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ी और सुनना भी पड़ा। हाँ, मतलब उन्होंने पूरे सोसाइटी को फेस किया, उनके अगेंस्ट वो गए होंगे, तब वह उस लेवल पे पहुंचे, और आज हम उनका मजाक उड़ाएं वो कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे लगता है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ। और एक जो बोल रहे हैं ना, जैसे पैसा जिसके पास है उसका वैल्यू है, तो पैसा क्या है? पैसा एक रिवॉर्ड मिला है उसको। बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे हो, वो इतना क्रिटिसिज्म झेला है, इतने लोगों की नेगेटिविटी, इतना मेहनत, इतना मतलब कितनी बार तो नीचे गिर के फिर ऊपर उठा होगा। बिल्कुल। और उसने करने के बाद 2 से 3 साल 4 साल के बाद फिर उसको वो चीज मिला है जो उसके पास आ जाए, वो है पैसा, एक इज्जत। उतना करने के बाद उसको एज अ रिवॉर्ड में वो चीज मिला है, और इसलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वहां पे, बिल्कुल, है ना। लेकिन कंफर्ट जोन यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा, और इसके बाद इसके बढ़ने का रीजन भी एक है जो मैं देखता हूँ, लॉकडाउन। उससे पहले भी था, उससे पहले मैं नहीं बोलता नहीं था, बट लॉकडाउन के बाद से जब ये ऑनलाइन का सिस्टम आया, ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम आया, ऑनलाइन असाइनमेंट का सिस्टम आया, तो वहां से ये सबसे ज्यादा बढ़ा है ना। और एक बोला जाए रील्स, शॉर्ट्स, ये 2 चीज है जो मैं आज देखता हूँ बहुत गलत तरीके से फैला हुआ है ये बीमारी। तो एक सोशल मीडिया, जैसे आप इतने सारे बच्चों के साथ मिल चुके हो, आप इतने लोगों को ट्रेन कर चुके हो, इतने लोगों के साथ बात कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है क्या कर रहा है ये सोसाइटी में, खासकर स्टूडेंट्स के लाइफ में? कैसे देखते हो आप ये सोशल मीडिया? मुझे ऐसा लगता है ना, कोविड उस सेंस में नहीं कि उसने जो तबाही मचाई, मैं इस सेंस में बोलना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया।
इंडिया के लोगों में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो इतना डिजिटल हमने ग्रोथ किया है ना, अगर वो कोविड ना होता तो शायद हमको वो 10 साल करने में लगता, जो इन 2 सालों में हो गया। जो 2 साल में और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैं कहूँगा कि वेव था ये जो हुआ। मैं अगेन फिर वही बोल रहा हूँ कि जो जिनके साथ कुछ बुरा हुआ मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बस इस सेंस में जा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में और बाकी चीज़ों में इंडिया ने जो ग्रोथ 2020 के बाद जो आया है वो उतना पहले नहीं था। और उसका कारण भी यही है कि हम डिजिटल होने लगे। जब हमको समझ में आया कि वर्क, देखिए क्या होता था कि जब लॉकडाउन हुआ तो पूरा, जब इंडिया लॉकडाउन था तो कुछ ही कंपनियों के काम चल रहे थे। अब वो कौन थे हम जानते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री थी, एक ही इंडस्ट्री चल रही थी, आईटी इंडस्ट्री। वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था, उनके सैलरीज टाइम पे आ रहे थे। तब तो बूम आया, तब तो लोगों को समझ में आया कि यार ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी। जब पूरी दुनिया भी बंद हो जाएगी जब पूरा भारत बंद होगा, भारत में रेलवे भी बंद होगा, प्रधानमंत्री का ऑफिस भी बंद होगा, तो भी एक आईटी कंपनी का बंदा काम कर रहा होगा। तो उनके पता चल गया कि हाँ ये एक ऐसा है जिस पे रिसेशन नहीं होगा। एट सेम टाइम पे, उसी टाइम पे आप देखिएगा हमारे यहाँ पे ना मेडिकल जो लाइन है ना, इस पे भी बहुत ज़्यादा बूम आया, क्योंकि ये उसी समय से ये भी समझ में आया कि जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो उस पर ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको वो कोविड को हमको एक पॉजिटिव वे में लेना भी पड़ेगा कि हमने जो समय बिताया हमको उससे सीखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आई है। और आप उस समय हमने सुना भी होगा ना, बहुत सारी कंपनीज चाइना से उठ के इंडिया आई उसी समय में। कोविड के बाद एक निगेटिविटी जो चाइना के लिए बना, उस पर हमको उसका बेनिफिट भी मिला कि नहीं यार अब मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना से बंद करके इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे बहुत सारी कंपनीज आई जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। बट अब सेम टाइम पे आज जो आप जो कह रहे हैं, अभी ले ऑफ चल रहे हैं। अब हम जो बोल रहे हैं कि बढ़ा है तो ले ऑफ क्यों हो रहा है, और इंडस्ट्री में अगर अच्छा सब कुछ हो रहा है तो फिर ले ऑफ क्यों कर रहे हैं। तो उसका कारण भी यही है कि देखिए जब कोरोना आया, जब वर्क फ्रॉम होम चला, तो एक ही इंडस्ट्री जो काम कर रही है उसके पास वर्कलोड आया तो उन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने चालू किए। बट आज जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया तो उनकी नीड वो नहीं है। एक तरफ अमेरिका में अभी आईटी सेक्टर ठंडा पड़ा हुआ है, रिसेशन की ओर जा रहे हैं, तो अब तो एक लॉजिकल बनता है कि भाई वो ले ऑफ करेंगे कहीं भी होगा तो। अब कोई भी इंडस्ट्री होती तो करती। तो मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, बहुत जल्दी फिर से वो जितने ले ऑफ थे वो फुलफिल हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री से अभी ग्रोथ होने लगी है। और इंडिया में आप अगर अमेरिका को थोड़ा अलग कर दें तो इंडिया में ये सेक्टर कहीं ले ऑफ नहीं हो रहा, इंडिया में नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। होगा, छोटे मोटे होंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इंडिया में ना बहुत अच्छा ये एक सिचुएशन बन रहा है कि ना बहुत सारी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, आईटी कंपनीज अभी बन रही हैं, उभर रही हैं, धीरे धीरे उभर रही हैं। हमारे भिलाई में भी एक ऐसी कंपनी जो अभी मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ हमारे यहाँ से एक कंपनी तो एटलीस्ट मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भिलाई के या छत्तीसगढ़ के एक बच्चे को छत्तीसगढ़ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का एक अपॉर्चुनिटी है। बट ऐसा तो नहीं है कि वो बिना स्किल के मिलेगी। छत्तीसगढ़ के हाँ, तो चलो आज तो यहाँ पे अगेन एक ही बात आती है घूम फिर के कि आप उस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए कितने एलिजिबल है, आपने वो स्किल डेवलप किया है या नहीं किया। वो तो एक सिंपल सा पूछते हैं सर क्या आता है उनको, और मैं भी यही पूछूंगा सबसे कि क्या आता है आपको। देखिए आपने पढ़ाई की है वो डिग्री लेने के लिए की है, अगर पढ़ाई नहीं करते तो डिग्री नहीं मिलती। बट वो डिग्री लेने के बाद अगर आप जब इंटरव्यू में बैठें या अपने आप से पूछें, मैं बोलता हूँ आप अपने आप से पूछें मुझे क्या आता है, और आपके अंदर से अगर जवाब आता है कि हाँ मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना आता है, तो मैं बोलता हूँ आपको फिर कहीं कोई नहीं रोक सकता। बट अगर अंदर से जवाब नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या कर सकता, और आप खुद से ही पूछ रहे नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता, तो इसका आंसर पहले आप ढूंढ लो। जब इसका आंसर आपको मिल जाएगा ना तो आपको कहीं कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप बाहर आता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब MBA में था मैं, तो उस समय ना एक वो बहुत रहता था कि यार कहाँ जॉब करेंगे, कौन सी कंपनी में, यहाँ MBA के लिए तो अच्छी कंपनियाँ नहीं हैं। तो मैं बोलता था कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और आप केवल आपके माइंड में ये घूम रहा है कि कौन जॉब देगा। तो आपने फिर MBA को समझा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब उठ के बिजनेस पे आ जाओ, बट एटलीस्ट आप एक अपॉर्चुनिटी तो सर्च करो मार्केट में। आप ये देखो मुझे क्या आता है, मैंने MBA किया, मुझे क्या आता है।
अगर आपको कुछ आता है तो उसको अप्लाई करो, और नहीं आता है तो पहले सीख तो लो। क्या है, कैसे हो। हाँ, आप ये चाहते हो कि कोई कंपनी आपको हायर करे, फिर वो बताए कि आपको क्या करना है और फिर वो सिखाए कि आपको कैसे करना है, तो फिर आप MBA कीजिए। तो फिर आपने क्या किया अगेन। तो अब देखिए, यही चीज़ कोविड के बाद चेंज हुई। कोविड के पहले ये होता था, कंपनियां फ्रेशर्स को हायर करती थी, फिर उनको ट्रेन करती थी, फिर उनको जॉब पे रखती थी, ट्रेन करने के भी खर्चे करते थे। आप पहले सुनते होंगे बॉन्ड पे लेके जाते थे कि 3 साल 5 साल का बॉन्ड, क्योंकि उन लोग ट्रेनिंग में आपके खर्चे कर रहे हैं, आपको 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो उनका खर्चा है, आपको सैलरी भी दे रहे हैं, सेम टाइम पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो भाई वो बॉन्ड पे रखेंगे ना। पता चला आपने 6 महीने ट्रेनिंग किया, 7वें महीने आपने छोड़ दिया, तो उनको क्या वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए वो बॉन्ड होता था। आज बॉन्ड नहीं होते। आज आप देखेंगे 99% कोई कंपनी बॉन्ड पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे ही नहीं जाना चाहती। उनका सीधा सीधा ये है कि आपको कुछ आना चाहिए, एक टेक्निकल राउंड आपसे लिया जाएगा इंटरव्यू में, आप अगर पास होते हैं आपको सीधा जॉब में, हाँ वहाँ पे वो ट्रेनिंग देगा, बट उसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए देगा जिसमें आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं तो वो आपको लेके ही नहीं जाएगा, और आप जानते हैं तो फिर उस पर वो आपको अपडेट कर देगा, थोड़ा सा आपके अंदर ग्रोथ लाएगा कि हाँ जिस फील्ड में आप जानते हैं उसी फील्ड में हमको काम है, और इतना इतना आपको और सीखना है, बस उससे ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो यहाँ पे बाउंड भी नहीं है, और यहाँ पे आपके स्किल्स की भी एक रिस्पेक्ट है। तो आपको अगेन फिर मैं वही बोलता हूँ, सब बच्चों को या स्टूडेंट्स को जिनका करियर है, या आज जो देख रहे हैं कि हमको कोई अच्छा सा जॉब चाहिए या हमको कुछ करना है, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चालू करिए, मुझे क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन इसका आंसर मिल गया आपको खुद में, हाँ कि मुझे क्या आता है, बिल्कुल, तो कंपनी भी पहचान लेगा आपको क्या आता है। फ्रीलांसिंग कितना फेमस है आज के डेट में, लेकिन फ्रीलांसिंग हमारे इंडिया में कितना परसेंटेज है एज कंपेयर अमेरिका से देखा जाए या बाहर फॉरेन कंट्री से देखा जाए, तो हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग 2% भी नहीं है। बांग्लादेश में भी इससे ज़्यादा है। हाँ तो क्या हो रहा है, ये फ्रीलांसिंग कब होता है मालूम है, जब हमको अंदर से पता होता है मुझे क्या आता है, तब तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना। आपको पता है कि मेरे पास ये स्किल है, मैं इस स्किल को लेकर मार्केट में उतरूंगा तो मुझे क्लाइंट मिल जाएंगे, बट आपने अपने आप को कभी एवेल्यूएट किया ही नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं कि अपने अंदर कि मुझे ये आता है और मैं इसको मार्केट करूंगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है, एक ना लोग ना यहाँ पे ऐसे भी हैं कि कुछ आता तो है बट वो मार्केट नहीं करते। कॉन्फिडेंस तो सर मैं बोलता हूँ ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको किसी के सामने जाने पे दिखाना पड़ेगा ना, आप उसको मेंशन भी नहीं करते। अच्छा, और जो मेंशन करते हैं उनको आता भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जिन्होंने अपना रिज्यूम डाला हुआ है, और रिज्यूम में उन्होंने लिख दिया कि उनको फलाना, ऐसे 4-5 उन्होंने दे दिए हैं कि ये टेक्नोलॉजीज पे उनको एक्सपीरियंस भी है, ऐसा लिख देते हैं, और जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनको उसके बारे में ABCD नहीं पता होती। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ आता तो है, वो मार्केट नहीं करते, बोल नहीं पाते, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बताऊँ। ऐसे भी लोग हैं, कैसे बताऊँ। तो मैं बोलता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग अगर आपको पता चल गया कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीख गए तो आपके पास जॉब्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर नहीं कर सकते हो तो फ्रीलांसिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी, दोनों ही ऑप्शन दोनों है। अच्छा, मैं तो ये बोलूँगा कि प्रेजेंट करना की स्किल है। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्किल है किसी भी टेक्नोलॉजी पे या किसी भी चीज़ पे, तो भी आप 5 से 10% मेहनत अपने आप को प्रेजेंट करने पे बनाइए। आप कितना प्रेजेंट होते हैं सबसे ज़्यादा मायने भी रखता है। तो मैं ये कोशिश भी करता हूँ कि हमारी कंपनी में जब कोई आता है ट्रेनिंग के लिए, तो हम उनको ओवरऑल एक डेवलपमेंट देते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल तो हम आपको बनाएंगे, टेक्निकल साउंड बनाएंगे, एक स्किल पे हम आपके साथ ट्रेनिंग देंगे, बट उसके साथ साथ में ना हम चाहते हैं कि उसको ना एक वो इंटरव्यू फेस करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका बन जाए। ताकि क्या होता है कि ना इंटरव्यू में आपके पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में बताना है, और वो उसी को जज कर रहा है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो आप कैसे उसको आगे यूज़ करने वाले हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस और कितना आप उसका यूज़ कर पाओगे। तो ये प्रेजेंट कर पाना अपने आप में एक कला है, आर्ट है। तो ये भी ना मैं कहता हूँ कि किसी को भी अगर अच्छा करियर ग्रोथ तेज़ी से आप चाहते हैं आप, तो आपको ये अपने अंदर एक लाना पड़ेगा कि मैं अपना प्रेजेंटेबल अपने आप को बना पाऊँ। और जैसे आप एक चीज़ बोले कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं कि आप जो यहाँ पे कैसे आगे लेके जाओगे जो भी चीज़ आपको आता है। और उसमें एक चीज़ और देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो आप लिखे हैं वो सही लिखे हो, क्योंकि मोस्टली रिक्रूटर के यही सब दिमाग में रहता है कि ये जो भी यहाँ पे लिखा, जैसे आपने बोला कि वो लिख देंगे लंबा लंबा वहाँ पे डाल देंगे, लेकिन उसमें से आता उनको नहीं। बिल्कुल। तो वो ये भी देखते हैं कि ये जो लिखा है वो सही है कि नहीं, और अगर ये सही नहीं है तो अब आप यहाँ पे सोचो कि आपकी इमेज क्या है।
जो आदमी मुझे रेज्यूमे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है वो मेरे कंपनी में आके मेरे कंपनी का क्या करेगा। बिल्कुल, ये डर है एक रिक्रूटर को होना ही है, क्योंकि इसी बेस में आपका एक पर्सनैलिटी पता चल रहा है ना, आप कितने क्या बोल सकते हैं, कितना आप सही बोलते हो, कितना आप गलत बोलते हो, आपके रिज्यूमे बता रहा है ऑटोमेटिक। आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन आपका पर्सनैलिटी वो बता रहा है। और उसके बाद आप ये सोचोगे आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितना भी ज़्यादा स्किल्ड रहो, कितना भी ज़्यादा आपको आता हो, लेकिन आप वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेरा भी रिकमेंडेशन रहता है कि भले कम लिखो, एक ही लिखो, लेकिन उस एक में मास्टर, एक में मास्टर। यही इंडस्ट्री डिमांड है। देखिए, कोई कंपनी आपको हायर करती है तो 3-4 काम लेके नहीं आने। प्राइवेट कंपनीज ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट की आदत है कि एक टीचर है बट वो बहुत सारे काम उनको दे दिया जाता है, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर मैं खासकर बोलता हूँ आईटी फील्ड में, आपको अगर कोई एक सॉफ्टवेयर की एक टेक्नोलॉजी किसी एक लैंग्वेज पे अगर वर्क आता है, उन्होंने आपको हायर कर लिया तो उस पर आपको मास्टर बना लेंगे, बट आपको अदर कोई ऐसा काम नहीं देंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो आपको उस पर मास्टर देखना चाहते हैं और कभी भी आपको कोई अदर उस पर वर्क नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको समझें कि एक ही लैंग्वेज पे आप मास्टर हो जाएं, काफ़ी है आपके लिए। इंडस्ट्रीज़ में उसकी डिमांड है। आपको 4 लैंग्वेजेस आते हैं बट किसी में भी आप 10 लेवल पे नहीं है, और एक लैंग्वेज पे आप अगर लेवल 10 पे हैं तो वो एक लैंग्वेज ही आपको ऊपर लेके चला जाएगा, 4 की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं सोशल मीडिया टॉपिक से तो बच्चों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया को कुछ बुरा बोलने पे कुछ लोग बुरा मान भी जाते हैं। देखिए क्या है ना, कंफर्ट जोन की जब बात आती है ना, तो कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए किस हद तक सोशल मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, हमारे ऊपर है ना, हम कैसा यूज़ करते हैं। घर में माचिस है तो खुद को आग लगाना है या चूल्हा जलाना है, चूल्हे को जलाना है, या आप डिसाइड करते हैं ना। तो आपके हाथ में माचिस है, आप खुद को जलाएं या आपके घर का चूल्हा जलाएं। उसी सोशल मीडिया से लाखों लोगों का घर का चूल्हा जल रहा है, लेकिन उसी सोशल मीडिया से कई लोग अपने आप को जला भी रहे हैं, अपना टाइम जला रहे हैं, अपना करियर जला रहे हैं। तो सोशल मीडिया गलत नहीं है, टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में यूज़ करने वाले हैं। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक समय ऐसा था कि मैं भी अपनी लाइफ में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था। और मैं बोलता हूँ कोई भी हो जो नया नया आता है ना, उसके लिए सोशल मीडिया एडिक्शन ही है, बट उससे निकलने का एक रास्ता खोजना पड़ेगा आपको। मुझे कई लोग सुन रहे होंगे, सबको ये महसूस हो गया होगा शायद, या होना चाहिए कि आप किस हद तक हैं। कभी आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए कि मैं इस मंथ में कितना स्क्रीन टाइम मैंने फेसबुक को दिया, इंस्टा को दिया, या अदर किसी भी सोशल मीडिया को दिया है। और उतना टाइम आप देखिए कि उतना टाइम आप अगर आप किसी जॉब में हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और कितना वो आपको जला रहा है ना। तो एक बहुत अच्छी ये आपने जो बताया ना, उस पर बहुत अच्छी मैं आपको वो बताता हूँ बात कि जब भी ना कंपनीज़ को कुछ बेचना होता है ना, जैसे हमको कुछ खरीदना होता है तो हम सामान कहाँ ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे हम ढूंढते हैं कि हमको कुछ खरीदना है, हम सामान ढूंढते हैं। लेकिन जब उनको कुछ बेचना होता है ना, तो हमको सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। हाँ, उनके कस्टमर हैं हम, तो वो हमको सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। हम सामान ढूंढते हैं अमेज़ॉन में, और जैसे ही हम देखिए, आप होता भी है ना, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, अभी आपने अमेज़ॉन में कोई प्रोडक्ट सर्च किया, और जैसे ही आप फेसबुक खोलेंगे वो प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन फेसबुक में दिखाने लग जाएगा। हुआ क्या, आपने सर्च किया अमेज़ॉन में प्रोडक्ट को, और अमेज़ॉन ने आपको सर्च कर लिया है फेसबुक में। यही तो ये हो रहा है। तो कुल मिला के वो आप उनके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हाँ, उनके बिहाफ में आप उनके मार्केटर हैं, आप उनके प्रोडक्ट भी हैं, दोनों आप ही हैं, और वो कमा रहे हैं। तो एडिक्शन होना बड़ी बात नहीं है, एडिक्शन से निकलने का मन होना और उससे निकलने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत इजी भी है। मैं अगर सजेशन अगर कोई चाहे तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर रील्स का एडिक्शन है तो आप रील्स में एक ऑप्शन आता है कि आप फॉलो अनफॉलो, आप उसको अनफॉलो करिए जिसको आप नहीं देखना चाहते, आपको लगता है कि ये आपके किसी काम का नहीं है। और सबसे ज़्यादा आप मानिए कि 90% किसी काम के नहीं होते हैं, हम उसी को देख देख के खुश हो रहे होते हैं। तो 90% अगर आप अनफॉलो करते हैं, उनको हटा दे, हाइड फ्रॉम योर रील्स प्रोफाइल से कर देते हैं, तो 10% जो बचते हैं ना, वो एक्चुअल में आपके काम के हैं, और वो आपका स्क्रीन टाइम वैसे भी कम हो जाएगा। 10% बचेगा, वो स्क्रीन टाइम जो 10% है उसमें आपको एक्चुअल वैल्यू भी मिल रही है। मैं रील्स में सब कुछ बुरा है तो नहीं है, 10% अच्छे हैं, वो अच्छे लेने के लिए 90% को आपको पहले हटाना पड़ेगा।
वरना वो 10% आप अच्छे देख तो रहे हैं बट आपका ध्यान उस पर नहीं जाने वाला है, आपका वो 90% में ज़्यादा ध्यान रहेगा, एंटरटेन में ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो एंटरटेनमेंट वो 10% भी होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि रील्स कोई बोरिंग नहीं बनाते रील्स तो सब इंटरटेनिंग है, बट सेम टाइम पे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आप उसको देखिए, नहीं मिल रहा है तो आप उसको अनफॉलो करिए, हाइड कर दीजिए। मैं इस चीज़ को देखते मतलब ये एक ऐसा मतलब इसको भी एक बीमारी बोल सकते हैं जो कि 6 साल के बच्चे से लेके 60 साल के आदमी तक फैला हुआ है। सर आज से 10 साल पहले है, आप किसी भी एक चीज़ को लेकर अगर कोई भी मतलब घर में आज समझिए जैसे आज का यूथ है 6 घंटे स्क्रीन टाइम दे रहा है अपने सोशल मीडिया में, आगे आज से 5-6 साल पहले जब ये सब बूम पे नहीं था, आप किसी भी चीज़ में 5-6 घंटा देते और आपको कुछ ना मिल रहा होता वहाँ से तो आपको लोग पागल कहते, और आपको लोग पागल कहते हैं, चाहे कुछ आप काम भी कर रहे होते 6 घंटा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है तो आपको लोग बोलेंगे तू पागल है। पागल है। जहाँ से तेरे को कुछ काम, तेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और तुम्हारा आगे इसमें करियर में कोई वहाँ पे सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला, तो फिर वो पागल ही है। तो आज के टाइम में सब पागल है क्योंकि वो 5 से 6 घंटा दे तो रहे हैं। अच्छा अब मैं आपको बहुत अच्छी रियलिटी बताता हूँ, 5 से 6 घंटा आप सोशल मीडिया को दे रहे हैं, आप उसका 25% अपनी फैमिली को नहीं दे रहे, 25% नहीं दे रहे, और फैमिली के साथ साथ अपने करियर को भी उतना 25% नहीं दे रहे। करियर को तो देखिए 2.5 जिनका जॉब लग गया उनको लगता है कि अब हम फ्री हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है। जो ले ऑफ होते हैं ऐसा तो नहीं कि ले ऑफ उन लोगों को किया जा रहा है जो काम के हैं, ले ऑफ उन्हीं का होता है ना जिनका काम खत्म हो गया है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिनका ले ऑफ हो रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज अगर वहाँ चेंजेस आ रहे हैं आपने सेम टाइम पे अपने आप को अपडेट किया होता तो वो आप उनको आपकी ज़रूरत पड़ती। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसा कर पाए, नहीं कर पाएंगे, बट हाँ हो सकता है ये चांसेस थे ना, अगर आप अपने आप को उस टाइम पे अपडेट कर लेते तो शायद चांसेस थे कि आपको वो कंपनी अदरवाइज कोई और कंपनी आपको अडॉप्ट कर लेती बहुत ईजी। तो ये भी एक जरूरी है कि अगर आप जॉब में प्लेस भी हो गए तो भी कंफर्टेबल जोन आपके आसपास घूम रहा होता है आपको पकड़ने के लिए, तो आपको जरूरी है कि आपको उसको दूर रखना है थोड़ा सा। अब ले ऑफ भी देखो ना, ले ऑफ किसका किया, मतलब कोई CFO CIO इनका ले ऑफ नहीं हायर अथॉरिटी में उनका नहीं हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ उन्होंने तो कंपनी को बढ़ाया है, हाँ उनको नहीं निकल, सिर्फ उनको जो है उनका नहीं है जरूरत, बिल्कुल, और वो इसलिए नहीं क्योंकि आप वहाँ पे अपना वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाए और आप लगातार सीखे नहीं, या फिर चलो ठीक है आप अपनी इंडस्ट्री में हो तो आपको उसमें मास्टर भी कर लेना है, बिल्कुल कि हाँ ये मास्टर इसको अपन अगर निकाल दे तो हम तो गए। इस लेवल का डर कंपनी को होना चाहिए अगर वो आपको ले ऑफ करते हैं। उस लेवल पे आप हो ना तो उस ले ऑफ होने से पहले आपको कहीं और से ऑफर आ जाएगा उसका दिक्कत नहीं है। मैं आपने सुना होगा ट्विटर में एलन मस्क ने कईयों को ले ऑफ किया था, उनमें से मोस्ट ऑफ पर्सन्स को कई कंपनियों में वापस रिक्रूट कर लिया क्योंकि उनको पता था कि ट्विटर में जो अच्छे लेवल पे थे, जो काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस थे, वो बहुत आगे उनके लिए प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो उन्होंने उनको वापस अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको। तो प्रॉब्लम वही है ना कि आप अगर स्किल पे काम नहीं करेंगे तो कोई आपको नहीं एंटरटेन करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके हाथ में एक स्किल होना चाहिए बस, और कुछ नहीं काफी। हाँ फिर वही है, अपने आप से पूछो क्या आता है, क्या आता है, और अगर नहीं आता है तो फिर आप इनसे मिल सकते हैं, बिटकोड में जा सकते हैं आप। सर आपको लोग कहाँ मिल सकते हैं आप? सर अभी हमारे पास 2 ऑफिसेस हैं, एक भिलाई में लोकेशन है बिटकोड सॉफ्टवेयर स्मृति नगर में है, और एक हमारा एनएन सॉफ्टटेक के नाम से रायपुर में है, मोलसी बिहार में VIP रोड में। तो आप जो रायपुर में है उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप रायपुर में हमसे कांटेक्ट करिए, भिलाई में है तो आप भिलाई से कांटेक्ट करिए, और थोड़ा दूर है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी वो ले सकते हैं। हाइब्रिड मोड में हम चलाते हैं कोर्सेज, क्योंकि मुझे पता है अगर 10 किलोमीटर दूर से कोई बच्चा आ रहा होता है ना तो भी वो रेगुलर नहीं आ पाता, महीने में 4-5 दिन उनसे छूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि हाइब्रिड मोड हम चलाते हैं कि बच्चा 5 दिन अगर नहीं भी आ रहा है तो कहीं से भी वो अटेंड कर पाए क्लासेस को, और सेम टाइम पे हम उनको रिकॉर्डिंग भी देते हैं उसी लाइव क्लास की, ताकि वो आगे उसको रिकॉल कर पाए, रिवीजन कर पाए। तो जो भी हमसे फैसिलिटी हो पाती है हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और मैं इसको यही मानता हूँ कि 2 से 3 साल हम सबको मिलकर चलना होगा, और उसके बाद एक बहुत अच्छा चेंजेस हमारे छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि IIT हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहा है,
छत्तीसगढ़ में आ चुका है, ये एक बैच भी निकल चुका है, बट भिलाई में नेक्स्ट इस ईयर के एंड तक यहाँ चालू हो जाएगा बैच। तो एक माहौल बहुत अच्छा यहाँ बनेगा। बट यहाँ जो बच्चे ऑलरेडी आईटी में हैं या किसी भी उस पे हैं, उनको एक चैलेंज भी मिलेगा, क्योंकि अब आईआईटी के बच्चे आपके कंपटीशन में खड़े होंगे, तो इनको भी एक समझना पड़ेगा कि ये माहौल पे हमको अपने आप को अपडेट करना है। क्योंकि अब अगर कोई कंपनी भिलाई तक आती है तो वो पहले आईआईटी जाएगी, फिर किसी और कॉलेज को एंटरटेन करेगी। तो आपको क्या लग रहा है, आईआईटी जाने के बाद उसको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी किसी और कॉलेज जाने की? बाहर तो हाँ, क्यों आएंगे अगर वहाँ उनका, मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी एक अगर फील्ड में, आईटी फील्ड में या किसी भी एक फील्ड में अगर कोई कंपनी आती है, जितने भी पोस्ट हों, अगर 20-50 पोस्ट हों, तो वो आईआईटी में फुलफिल हो जाएंगे उनके पास। और उनको भी पता है कि आईआईटी से बाहर निकलने के बाद कितना लेवल में डिफरेंस आ जाता है। तो जो हमारे साथ एक हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, भिलाई एजुकेशन हब है, सेम टाइम पे वो एक चैलेंज भी है आपके साथ कि आपको उस एजुकेशन हब में अपने आप को उभारना भी तो है। यहाँ पे तो 10 लाख लोग आ रहे हैं पढ़ने को, उन 10 लाख लोगों में सबको जॉब सेम टाइम पे नहीं मिलने वाला है। किसी का स्ट्रगल अलग होगा, किसी का स्ट्रगल अलग होगा, कुछ बाहर जाएंगे, कुछ घर में रहेंगे, कोई फ्रीलांसिंग करेगा। बट जिसको जॉब चाहिए उसके लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन बना रहेगा हमेशा के लिए। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, जो व्यूअर्स है, हाँ, तो वो कंसल्ट भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको कहता हूँ कि एटलीस्ट हम जब देखिए क्या होता है ना, अर्ली एज में जब हम रहते हैं कॉलेजेस में, तो बच्चे को या किसी के भी मन में चलता रहता है ना कि मैं क्या करूँ, मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, या जो भी मैं करना चाहता हूँ उसको समझ और गाइडेंस भी देने के लिए। देखिए किसकी गलती आप बोलेंगे, जो टीचर है उसने उस कॉलेज तक ही देखा है लाइफ को, उसको भी नहीं पता कि इंडस्ट्रीज में क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, या मार्केट कैसा चल रहा है। तो क्या होता है ना, उनको मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी को कि हमको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको पर्सनल जो भी मेरे लेवल पे होगा मैं गाइड करूँगा। और होता भी है ना, जब आप कहीं भटक गए होते हैं, बहुत अच्छा सा हमको इसका एग्जाम्पल मुझे सोचता है कि जब हम कहीं भटक गए हों तो हमको ना उसका एक मैप चाहिए होता है। और मैप क्या होता है, एक ऊपर से एक एरियल व्यू मिल जाए, वो एरिया क्या है जिस एरिया में आप भटक गए, अगर वो मिल जाएगा तो आपको अपना मंजिल मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। और सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो आप भटक भी गए हैं तो भी आप मंजिल पा लेंगे। तो डायरेक्शन सही पाना है, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। तो अर्ली एज में आपका टारगेट ये नहीं है कि आपको क्या करना है, अर्ली एज में केवल यही टारगेट है कि किधर बढ़ना है। वो डायरेक्शन में आप बढ़ते जाइए, एक समय अपने आप आ जाएगा कि आपको पता चलेगा आपको करना क्या है। हाँ, बट वो सही डायरेक्शन सही समय पे मिल जाना सक्सेस है, उतना ही वो सक्सेस है। अगर आपको सही समय पे सही डायरेक्शन मिल गया और आपने उस पे आगे बढ़ गए आप, तो वो आपका सक्सेस है। वहाँ से आपको कोई नहीं रोकता, वहाँ से फिर कोई नहीं रोकता, क्योंकि देखिए सक्सेस का जो रास्ता है ना उसमें भीड़ है ही नहीं, वो तो खाली है। भीड़ है फेलियर के रास्ते पे, जो कंफर्टेबल जोन में बैठे ना उसमें भीड़ है। चैलेंज आप ही बताइए, टॉपर कितने आते हैं, उंगली में गिनती में आते हैं, किसी भी कॉलेज में हो, चाहे आईआईटी भी हो ना, आईआईटी में भी जब टॉपर का लिस्ट बनेगा तो उसमें भी 4-5 लोग रहेंगे, बाकी लोग तो उसके नीचे हैं। तो वो 4-5 लोग भीड़ में कहाँ हैं, वो तो खाली है। वो एरिया हमेशा खाली रहता है, उस पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन होता है उसके नीचे। तो आप अगर अपने आप उस लेवल पे ला लिए तो आपका कंपटीशन खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ उस लेवल को मेंटेन करते रहना है, सिंपल, बस। तो सर फाइनल लास्ट क्वेश्चन मेरा कि सोसाइटी में आप क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा सर कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा ताकत जो माना जाता है पूरे विश्व में वो है यूथ का। देखिए बोलते हैं ना कि कोई देश कितना जवान है इस पे फ़र्क पड़ता है कि वो कितना आगे बढ़ेगा। तो ये जो रेशियो है ना पूरी दुनिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा है। हमारा एवरेज एज जो है ना वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जवान जो बोलते हैं यूथ की जो वो है ना पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है तो यूथ का पावर है, बट ना यहीं पे एक ही कमी हो जाती है कि उस यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है। वो यूथ सही दिशा में नहीं बढ़ता और जहाँ वो गलत दिशा में जाता है, जैसे हम सुनते हैं ना पंजाब में बहुत नशा बढ़ गया, तो वो यूथ है ना जो नशा कर रहा है। वो बुजुर्ग कोई नशा करने नहीं जा रहे हैं, बच्चे कहीं नशा करने नहीं जा रहे हैं, वो यूथ है ना। तो उसको अगर वो सही डायरेक्शन मिल जाएगा तो आपको ये न्यूज़ में पढ़ने मिलता ना कि पंजाब के बच्चे फॉरेन में बहुत अच्छा जॉब पा रहे हैं, ना कि ये पढ़ने को मिलता है आपको पंजाब के बच्चे नशे में जा रहे हैं। तो वो डायरेक्शन गलत मिली है।
तो हमको यही करना पड़ेगा कि एक यूथ है, अगर हमारे पास यूथ का पावर है तो उस यूथ को एक सही डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। और ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे एक सोसाइटी की हो, चाहे वो फैमिली की हो, कॉलेजेस की हो, हमारी सब की हो। हमको एक सही डायरेक्शन अपने यूथ को देना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न होना बड़ी बात नहीं है, कन्फ्यूज़न में आपको सही डायरेक्शन मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो इसको कंक्लूड किया जाए तो एक ऐसा बोल सकते हैं, पावरफुल यूथ विल मेक अ पावरफुल नेशन। 100% है ना। और उसी पावर को यूज़ करके हम लोगों को आज के टाइम में अपने आप को मतलब फाइनेंशियली, डिफेंस में, हर जगह पे हम लोगों को आगे जाना है और यही इम्पैक्ट आप लाना चाहते हो इस सोसाइटी में। जी सर। सो बहुत अच्छा लगा संजू सर आपसे बात करके, और दोबारा आप हमारे बेरोज टॉक में आइएगा। मैं आपको अभी से इनवाइट कर देता हूँ क्योंकि आपने इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड किया। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने मिला इस इंडस्ट्री में कैसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अगर कोई भी मुझे अब मिलेगा कोई गाइडेंस के लिए, तो अब इतना मेरे को ही पता है कि मैं थोड़ा बहुत उनको भी गाइड कर सकता हूँ कि जी सर, क्या है क्या नहीं। सो थैंक यू सो मच आपका हमारे बेरोज टॉक्स में। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स ये प्लेटफॉर्म में दे आप बुलाए हमको। और बेरोज टॉक्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ये स्टेप आप भी ले रहे हैं कि देखिए, मैं जो चाह रहा हूँ ये हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए आप जैसे लोगों का होना भी तो जरूरी है, क्योंकि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है, और वो करने वाले आप हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे ही बहुत सारी पॉडकास्ट और लाने वाला हूँ जहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा, और वो आपको अपने लाइफ में हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करो, और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा हो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा ऐसे ही और भी लोगों को आप तक लेके आने का, उनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाने का। तब तक के लिए फॉलो करो बेरोज टॉक्स को, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।